हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम लोग जानेंगे कि आप लोग बैकएंड डेवलपर कैसे बन सकते हैं या आप लोग फुल स्टैक डेवलपर कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के साथ जुड़ने वाले हैं प्रणव कुमार जी, और इनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है एज अ फुल स्टैक डेवलपर। ये मोस्टली 5+ ईयर से वर्क कर रहे हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर। सो यहाँ पे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इनसे, और हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे इनकी अमेजिंग जर्नी को। इन्होंने बहुत सारी कंपनीज़ में वर्क भी किया है। सो हम लोग देखते हैं कि कैसे अलग अलग कंपनीज़ में हम लोग जॉब को क्रैक करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग को यहाँ पे पता चलने वाला है। सो वेलकम प्रणव, और स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रणव कुमार है। मैं बेसिकली झारखंड से बिलोंग करता हूँ एंड मैं पंजाब में तकरीबन 7-8 साल से हूँ। मैंने अपनी एमसीए यहीं से करी हुई है, पंजाब से, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। एंड मैंने अपनी बीसीए बेसिकली अपने झारखंड होम टाउन से करी थी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई एमसीए, मतलब मैं यहाँ पे मेरी फर्स्ट प्लेसमेंट हुई, तो मैंने डेफ्टसॉफ्ट से अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ .NET डेवलपर का। वहाँ पे मैं कम्प्लीटली एज अ .NET डेवलपर काम करता था, जो कि मैंने MVC से अपना करियर स्टार्ट किया था। एंड वाइल वर्किंग मेरे को और बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आते गए। मैंने सबसे पहले जो फ्रंट एंड लैंग्वेज चूज़ किया वो एंगुलर था। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, उस टाइम नया नया एंगुलर आया हुआ था, तो मैंने एंगुलर को तब स्टार्ट किया। एंड एंगुलर के साथ फिर मैंने अपना एंगुलर और .NET को मिला के जो अपना करियर प्रोसीड किया, तो मैंने वहीं से अपना करियर प्रोसीड किया। एंड आज राइट नाउ आई एम वर्किंग एट नगैरो एज अ सीनियर इंजीनियर। तो मीनवाइल इन सालों में मैंने 4 to 5 कंपनीज में मैंने काम किया है। डेफ्टसॉफ्ट से मैंने अपने स्टार्ट करी थी, एंड उसके बाद मैं टेक्नोसिस में मैंने काम किया था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद मैंने विप्रो में काम किया है एज अ एसोसिएट कंसल्टेंट, एंड राइट नाउ अभी मैं नगैरो में हूँ एज अ सीनियर इंजीनियर। ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के एक्सपीरियंस भी आप लोग को मिलने वाले हैं, और यह भी आइडिया हम लोग को इस वीडियो में मिलेगा कि कैसे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में अप्लाई करके जॉब को क्रैक आउट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से, जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। सो आपने वेब डेवलपमेंट में कैसे स्टार्ट किया, या फिर कैसे डिसाइड किया कि मुझे इस फील्ड में जाना है रेदर देन एंड्रॉयड या फिर iOS, सब कुछ छोड़ के वेब में कैसे जाना है, इसके बारे में। तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था बेसिकली, तो उस टाइम हाइप था सिर्फ 3 लैंग्वेजेस का, बेसिकली जावा, PHP एंड .NET। तो जब भी लोग कॉलेज से निकलते थे, तो लोगों के माइंड में 3 चीज़ें होती थी, यार मेरे को जावा में जाना है, या PHP में जाना है, या .NET में जाना है। एंड ज़्यादा हाइप जो सबसे ज़्यादा जिस लैंग्वेज का था वो जावा का होता था, बिकॉज इट वॉज सुपेरियर और ऑल ऑफ दैट। उसके बाद PHP का होता था, उसके बाद .NET का होता था। .NET का कम इसलिए था क्योंकि .NET जो है बहुत, ये मैं लास्ट में कवर करता हूँ। जावा का इसलिए था क्योंकि मोस्टली सबके सिलेबस में जावा का पार्ट होता था, और लोग थ्रू आउट, जो लोग बीटेक कर रहे हैं वो 4 साल जावा पढ़ते थे, लाइक 4 साल नहीं, 2 से 3 साल लास्ट जावा करते थे, जावा में प्रोजेक्ट बनाते थे। PHP का हाइप इसलिए था क्योंकि PHP थोड़ी आसान थी रिस्पेक्टिवली अदर लैंग्वेजेस। तो जो लोग बेसिकली HTML एंड CSS का पढ़ाई करते थे, तो वो एक बैकएंड लैंग्वेज चूज कर लेते थे एज ए PHP, तो उसको इंटीग्रेशन थोड़ा आसान होता था, तो वो लोग इसलिए प्रेफर करते थे। तो जो मेरी करियर थी, जब मैंने बेसिकली MCA किया हुआ, अब मेरे टाइम भी वही सीन था कि जावा करनी है। बट मेरे एक टीचर थे बेसिकली, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमें कहा कि आप MVC में अपना करियर बनाओ, MVC इज वेरी गुड ऑप्शन। तो अब मुझे MVC का भी पता नहीं था कि ये माइक्रोसॉफ्ट .NET की एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे हम लोग वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना काफी टाइम पहले से एनहांसमेंट नहीं किया था। पहले माइक्रोसॉफ्ट में वेब फॉर्म्स बनते थे। तो हमने क्या किया, जब हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई डेफ्टसॉफ्ट में, तो उन्होंने हमें MVC में दिया, हमें एज अ इंटर्नशिप। तो हमें लगा कि यार ये हमारे ट्यूटर ने भी बोला था कि इस पे स्टार्ट करो, और हमें ये मौका भी मिल गया। तब हमने वहाँ MVC सीखना स्टार्ट किया, और तब हमें पता चला कि एक्चुअली में .NET क्यों इतना मतलब अंडर अप्रिशिएटेड है कॉलेज में। क्योंकि जो .NET से जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना, बहुत इंटरप्राइज लेवल के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं। एंड उसको आप स्मॉल स्केल पे अगर आप बनाओगे तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और बहुत कम आउटपुट मिलेगी। उस टाइम पे था लाइक काइंड ऑफ जावा ही था, ठीक है। लेकिन .NET के लिए जैसे हम लोग मोस्टली लैंग्वेज क्या यूज करते हैं, इसमें माइक्रोसॉफ्ट में C# यूज करते हैं ज्यादातर, C# हम लोग यूज करते हैं, तो हम MVC में भी वही यूज करते थे। तो हमने MVC से स्टार्ट किया। तो जब मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई MVC में, मुझे आज भी याद है, मैंने सबसे पहला जो है अपने इंटर्नशिप में मैंने अपना एप्लीकेशन बनाया था, वो था फोटोग्राफी का, जहाँ पे जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो अपना ब्लॉगिंग करते हैं, वो जाके एक पोर्टल पे अपना आपको साइन अप कर सकते हैं, और वो अपने पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। तो ये हमने कंप्लीट एप्लीकेशन एक MVC फ्रेमवर्क पे बनाई थी .NET में।
तो जब हम इसमें घुसे तो हमें लगा कि नहीं, तो उस टाइम तो हम लोग कंप्लीटली एक लैंग्वेज यूज करते थे, डॉट नेट, ठीक है, फर्स्ट ईयर। तो हमें तो एक बेसिक आइडिया था कि क्या यूज करना है, इसमें कैसे काम करना है। तो वेब डेवलपमेंट जो है, मैंने HTML एंड CSS पहले भी सीखी थी। अब जो बंदा वेब डेवलपमेंट में जाता है उसको बेसिक नॉलेज किस किस चीज होनी चाहिए? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। दिस आर द वेरी 3 बेसिक थिंग। ये तीनों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये तीनों की अच्छी नॉलेज नहीं है, यू कैन नॉट बी अ वेब डेवलपर, ठीक है। ये बेसिक बिल्डिंग है। या ये बेसिक है। अगर आपको ये तीनों की नॉलेज नहीं है, चाहे आप कितना भी एडवांसमेंट ले लो बैकएंड टेक में, लेकिन आपको अगर डॉम का नहीं पता है, अभी डॉम क्या होता है, ये UI का टर्म है जो हम लोग HTML लेवल पे यूज करते हैं, तो उसके बारे में नहीं पता है, आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता है, आपको बेसिक CSS नहीं पता है, तो आप नहीं कर पाओगे। अब जो वेब डिजाइनर्स होते हैं, कई लोग ना यहाँ से अपना करियर स्प्लिट कर लेते हैं, वेब डिजाइनर एंड वेब डेवलपर, राइट। अब वेब डिजाइनर क्या होता है? वेब डिजाइनर जो कंप्लीटली HTML एंड CSS में चले जाते हैं, दे डोंट बॉदर अबाउट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब नॉट दैट मच, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे फ्रंट एंड अभी आ गया है, फ्रंट एंड लैंग्वेजेस आ गए हैं, दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट, तो वो अलग चीज है। बट जो कंप्लीटली वेब डिजाइनिंग है, यू हैव टू नो एडवांसमेंट, आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए CSS, HTML, अब तो SCSS भी आ गया है, SASS भी आ गया है। तो ये सब वेब डेवलपमेंट का बेसिक फंडामेंटल है। अगर आपका जो वेब डेवलपर करियर बनाना है तो सिंपली क्या करना है, आपको ये बेसिक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये बेसिक आना चाहिए। इतना आना चाहिए कि आप कोई कोड देख के पहचान जाओ कि यहाँ पे क्या किया हुआ है। अगर आप HTML को प्रॉपरली बना नहीं पा रहे तो आप मैनिपुलेट कर सको, इतना आपको समझ में आना चाहिए। टैग्स क्या होते हैं, सेलेक्टर्स क्या होते हैं, CSS में क्लासेस, IDs क्या होता है, तो ये बेसिक आना चाहिए। तो मेरा तो यही था, जब इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ तो इतना मेरे को आ चुका था। एंड देन हम लोग आगे मूव ऑन किए फर्दर, जैसे भी बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी आता गया, उसको अडॉप्ट करते गए, जैसे एंगुलर है, रिएक्ट है, व्यू है, तो हम लोग धीरे धीरे उसको एज अ रिक्वायरमेंट हम लोग उसको अडॉप्ट करते गए। एंड 6 to अभी 7 years, अभी ऑलमोस्ट मेरा 6.5 होने वाला एक्सपीरियंस। तो अभी मैं कंप्लीटली एज अ बैकएंड डेवलपर, यानी कि मैं API डेवलपमेंट बैकएंड में भी हूँ और फ्रंट एंड में भी हूँ, लाइक फुल स्टैक डेवलपमेंट में भी हूँ। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। अभी एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, लाइक एज अ फ्रेशर अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, तो मुझे कैसे प्रोसीड करना चाहिए अभी? और अगर मैं बैक एंड डेवलपर एज अ प्रोसीड करना चाहता हूँ तो मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए चीज़ों को? और क्या लैंग्वेज आप प्रीफर करेंगे अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ तो? बेसिकली क्या है कि अगर आपको प्रेफरेंस की है तो बेसिकली नीड होती है, जैसे अभी फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट इन द, इफ यू टॉक अबाउट वेब, हम लोग वेब की ही बातें कर रहे हैं, तो जैसे हाँ, तो वेब में जैसे अगर हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट की ओर जाते हैं, तो अगर सिर्फ HTML एंड CSS को हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप एक फुल एंड टू एंड फ्रंट एंड फंक्शनलिटी बनाते हो, जहां कंसेप्ट आता है APIs का, जिसको आप इंटीग्रेट करते हो, जो कि फंक्शनलिटी देती है। और आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं एंड लाइब्रेरीज हैं जो यूज होते हैं फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अगर आपको जावास्क्रिप्ट की, जैसे मैंने बोला था कि वेब के लिए सबसे बेस जो है, आपको जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए, और अगर नहीं आती तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में नहीं जा सकते। और आज जावास्क्रिप्ट इतनी पावरफुल हो गई है, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही आप बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हो। आपको स्पेशली बैकएंड लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल Node.js इज कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट बेस्ड, तो उसमें आप अपना APIs वगैरह बना सकते हो। अब जो अगर आपको स्पेसिफिकली बैकएंड डेवलपमेंट में जाना है, तो बैकएंड डेवलपमेंट से क्या होता है कि हम लोग सिर्फ बैकएंड बनाते हैं। अब बैकएंड एंड फ्रंट एंड इज टू डिफरेंट थिंग। अब एक वेबसाइट है, ठीक है, और आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, और दोनों, जैसे एग्जांपल लेते हैं फ्लिपकार्ट की, राइट, तो फ्लिपकार्ट का वेब भी है और आपका मोबाइल भी है ना, एप्लीकेशन भी आप है। दोनों में सेम आईडी से लॉगिन करते हो, तो उसका एक बैकएंड सर्वर है जहां पे उसका बैकएंड रिटर्न है, या APIs बोलते हैं हम लोग उसको, मोस्टली टर्म एप्लीकेशन इंटरफेस। तो वो क्या होता है ना, हमारा API वो कम्युनिकेट करता है बोथ फ्रॉम वेब से, फ्रॉम फ्रंट मोबाइल से। तो ये जो कोड लिखा हुआ होता है फ्रंट एंड पे या फिर मोबाइल साइड पे और जो बैकएंड साइड पे, ये तीनों डिवाइड होता है। आप जो बैकएंड के लिए जो लैंग्वेजेस हम लोग चूज करते हैं, जावा हो गया, C# हो गया, पाइथन हो गया, आज के टाइम पे बहुत चलता है, एंड PHP में भी हम लोग बैकएंड बनाते हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है आपकी उस पे स्ट्रेंथ पे। अगर आप बैकएंड चूज कर रहे हो, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपने क्या पढ़ा है। अगर ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में आपने अपना C# या जावा पढ़ा है, मोस्टली लोग जावा पढ़ते हैं, बट कई लोग स्विच कर जाते हैं। बहुत लोग C++ पे ही करते हैं, बट वो एनी हाउ स्विच कर जाते हैं।
और सी शार्प को इतना मतलब एडवांस वो नहीं है कि आपको सीखने में बहुत अलग लग जाएगा। इट्स काइंड ऑफ जावा ओनली, मतलब बट इसमें कुछ सिंटैक्टिकल चेंजेस हैं बहुत कुछ, तो वो आपको बस सीखने पड़ते हैं। बाकी कंप्लीटली ओप्स कंसेप्ट सेम है, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। तो आपको एक अपना लैंग्वेज चूज करना पड़ता है आपका क्या है, एंड उसके बेस पे फिर आप अपना एक वो चूज करते हो आप कैसे बैकएंड करना। फिर डेटाबेस हो गया, ऑब्वियसली आपको डेटाबेस में अच्छा वो स्किल होना चाहिए। डेटाबेस में फॉर एग्जांपल SQL सर्वर हो गया, MySQL हो गया, Oracle हो गया, कोई भी एक डेटाबेस चूज कर लो एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर द बैकएंड पार्ट ओनली, जस्ट फॉर बैकएंड। अब अगर आप जावा चूज करते हो तो जावा का मुझे इतना पता नहीं है, बट मोस्टली दे प्रेफर आई गेस सर्वलेट वगैरह उसमें यूज होता है, या सर्वलेट JSP या JSP वगैरह यूज होता है फॉर क्रिएटिंग अ बैकएंड पार्ट। बट इन डॉटनेट वी यूज लाइक डॉटनेट कोर अभी चल रहा है लेटेस्ट, डॉटनेट 6 आ गया है एंड डॉटनेट 7 भी प्रीव्यू में है अभी, तो वो बहुत ही फास्टेस्ट है। एंड डॉटनेट को बहुत सारी MNC कंपनी प्रेफर करती है। आप इंडिया में जितने भी Mostly MNC में government। जाओगे तो वहां पर दे प्रेफर डॉटनेट, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज, बिकॉज इट्स मोर रिलायबल एंड मोर सिक्योर एंड वेरी फास्ट। और इसका आर्किटेक्चर भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जितना अच्छा जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उतना बड़ा एंड कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है। तो उसके बेस पे लाइक आर्किटेक्चर डिपेंड नहीं करता है, बट डिपेंड करता है कि लाइक आप कितना उसको अपने अच्छे से बना रहे हो। तो बैकएंड का जो है यही है एक स्ट्रक्चर कि आपने एक लैंग्वेज चूज करना है एंड डेटाबेस चूज करना है। और अभी के टाइम पे क्या होता है कि आपको एक कोई क्लाउड का कोई हैंड्स ऑन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट के बंदे होते हैं दे मोस्टली वर्क ऑन एज़्योर, ठीक है। अदर पीपल जिनको थोड़ा सा अदर का नॉलेज है तो वो जाते हैं आपके AWS पे, और अभी चल रहा है GCP वगैरह, लाइक गूगल क्लाउड चल रहा है, तो वो भी लोग प्रेफर करते हैं। और ये क्यों करते हैं? फॉर जस्ट होस्टिंग पर्पस, जो बैकएंड पे होते हैं उनको ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। एंड अब बात करते हैं फ्रंट एंड की, हम फ्रंट एंड कैसे चूज करेंगे एज अ करियर की, क्या फ्रंट एंड चूज करना है। तो फ्रंट एंड भी अगेन वही है, आपको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट ये तो आने चाहिए। इतना आने के बाद अब आपको क्या है कि अगर जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको थोड़ा, अगर एंगुलर में जाना है तो आपको टाइप स्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। एंड टाइप स्क्रिप्ट क्या है? टाइप स्क्रिप्ट एडवांस वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट है विच यूजेस ओप्स कंसेप्ट एंड काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो वो आप इतना समझ लो, आपको कुछ नहीं है, जैसे क्लासेस हम लोग अदर लैंग्वेजेस में बनाते हैं वैसे इसमें बनाते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। बट अगेन जब ये कंपाइल होता है तो ये एक तरह से आपको जावास्क्रिप्ट फाइल देता है, बट इट्स वेरी इजी क्योंकि इसमें सारे कोड मैनेज्ड होते हैं। तो एंगुलर जो है टाइप स्क्रिप्ट यूज करता है एंड इट्स अ फ्रेमवर्क, तो ये थोड़ा सा इजी होता है कोड मैनेज करना। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप कोई एक फ्रेमवर्क चूज कर लो, जैसे रिएक्ट हो गया, या फिर कोई सॉरी रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी, तो आप रिएक्ट चूज कर सकते हो, एंगुलर चूज कर सकते हो, व्यू चूज कर सकते हो, पॉपकॉर्न चूज कर सकते हो। तो ये अलग अलग ना जावास्क्रिप्ट के जो बने बनाए फ्रेमवर्क है उसको चूज करके आप अपना फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इसका कोई रूल नहीं है, एवरी कंपनी वर्क्स ऑन बोथ एवरीथिंग, like totally depends on requirement. कोई I think JavaScript providing everything now. Yes, क्योंकि JavaScript is now providing everything। हाँ, अब जब बात होता है चूज करने का कि क्या फ्रेमवर्क चूज करना है, तो जब तक आप एज अ इंडिविजुअल काम कर रहे हो आपको जो मर्जी चूज करना है करो, बट कंपनी जो चूज करेगी आपको उसी पे काम करना पड़ेगा। हाँ। वहां पर ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में हायर हुए हो, आपको एंगुलर आता है, कंपनी ने बोला रिएक्ट पे काम करना है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को रिएक्ट नहीं आती, ठीक है। आपको रिएक्ट सीखना पड़ेगा और उसके लिए आपको डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा कि आप उतना फ्लेक्सिबल हो कि आप स्विच कर सको। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने एंगुलर पे जब काम नहीं किया था तो मैंने सिर्फ डॉटनेट MVC पे काम किया था और मैं MVC पे ही वेबसाइट्स बनाता था। तो वहां पे प्योर रेजर पेजेस यूज होते हैं एज अ UI पार्ट। तो जब एंगुलर पे आया तो मैंने भी एंगुलर सीखा, ठीक है, करने के लिए। और अब मैं 5 साल से एंगुलर पे काम कर रहा हूँ। फिर बीच में कई बार एक जगह रिक्वायरमेंट आ गई थी कि रिएक्ट पे आपने कुछ बनाना है, तो मैंने फिर रिएक्ट भी सीखा था थोड़ी देर के लिए, उस पर ज्यादा देर मैंने काम नहीं किया। तो एक बार आपको जब किसी की नॉलेज हो जाती है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, तो आप इजिली स्विच कर जाते हो। तो इसका कोई राइट आंसर नहीं है कि विच वन इज मोस्ट पावरफुल, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्ट की जो क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना बड़ा एप्लीकेशन है, इसमें हमें क्या यूज करना चाहिए। तो सारे फ्रेमवर्क्स एंड लैंग्वेजेस का अपना प्रोज एंड कॉन्स होता है। तो जब तक आप एज अ इंडिविजुअल हो, आप जो मर्जी सीखो,
बट एज अ कंपनी एज अ कॉर्पोरेट आप जब जाओगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। लेकिन बेसिक आपको सीखने के लिए आप चाहे रिएक्ट सीख लो चाहे एंगुलर सीख लो, बेसिक आपको सबका पता होना चाहिए एज अ वेब डेवलपर, क्योंकि आज के मार्केट में यही ट्रेंडिंग है। ठीक है, ये सो लाइक आप किसी भी फील्ड में जाते हो, टेक्नोलॉजी कोई भी चूज़ करो, आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। अगर बेसिक आपका नहीं क्लियर है तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लाइक अगर आपको एक लैंग्वेज से दूसरे में स्विच करना है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे। जैसे कि अगर आपको ऊप्स कंसेप्ट नहीं आता तब तो आप आईटी फील्ड में एज अ डेवलपर सर्वाइव ही नहीं कर सकते, राइट? तो ऊप्स कंसेप्ट आपको आना चाहिए, है ना। सिमिलरली फॉर अ वेब डेवलपर, आप वेब में जा रहे हो, आपको ये नहीं पता कि यूआई में एचटीएमएल कैसे होता है ना। ये इनपुट्स होते हैं, ये इसमें बटन्स होते हैं, ये टेक्स्ट एरियाज होते हैं। तो आपको बेसिक हर चीज का पता होना चाहिए कैसे बनता है चीज। उसके बाद एडवांसमेंट तो देखो, अगर एक सिंपल वर्ड में बोले ना, एक बंदा जो होता है, जैसे एज कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, हमारे टाइम पे तो इतनी चीजें नहीं थी कि हम लोग इतना एक्सप्लोर करते थे, ये सब अपॉर्चुनिटीज थे। हमें जो सिलेबस में होता था तो हम लोग वही करते थे। ठीक है, और आज के टाइम पे तो ये है कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा वो एक्सप्लोर कर लेते हैं, उन्हें रिएक्ट है, एंगुलर है, उनको कॉलेज एंडिंग तो सब पता होता है कि ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उनके साथ क्या होता है ना कि क्रड ऑपरेशन उन्होंने हर एक लैंग्वेज में किया होता है। ठीक है, कि उन्होंने क्रड का काम किया हुआ है, लाइक क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये काम उन्होंने एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, फ्लटर, जो भी लैंग्वेजेस आजकल है सब में जो भी है क्रड की काम की होती है। अब क्रड इज अ बेसिक। ठीक है, जब बात होती है एक एप्लीकेशन बनाने की, प्रॉपर एप्लीकेशन, तो जहां मल्टीपल सिनेरियोज हो जाते हैं वहां फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक्स क्लियर नहीं होता, दे डायरेक्टली जंप इनटू द क्रड ऑपरेशंस, है ना। और क्रड ऑपरेशंस हर जगह सेम ट्यूटोरियल है, ऑल ओवर यूट्यूब, ऑल ओवर यूडेमी। ठीक है, सर मोस्टली जगह सेम ट्यूटोरियल है, किसी का अप्रोच डिफरेंट है, बट क्रड का तो क्रड ही पार्ट है, आप उसमें कुछ और कर नहीं सकते। तो बट बात यह है कि आपका बेसिक्स कितना क्लियर है उतना एडवांस आप आगे जाओगे, नहीं तो बीच में ही फंस जाओगे। ओके, सो अभी एज अ लाइक डेवलपर मैंने बेसिक सीख लिए अपने, और मैंने थोड़ा बहुत फ्रंट एंड या बैक एंड जो भी मुझे चूज़ करना था मैंने किया। अब मुझे इंटर्नशिप चाहिए, जॉब चाहिए, तो कैसे अप्लाई करें या फिर कैसे परस्यू करें आगे? बेसिकली क्या होता है कि कॉलेजेस से निकलने के बाद अगर आप प्लेस नहीं हुए, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि आप ना सर्टिफिकेशंस लो। ठीक है, सर्टिफिकेशंस बहुत मैटर करती है, ये मुझे पता चला था 3-4 साल के बाद कंपनी में। अगर ये सर्टिफिकेशन हम लोग लाइक यूडेमी जैसे प्लेसेस से लेते हैं तो भी चलेगा? डिपेंड करता है, वो सर्टिफिकेशन बहुत कंपनीज अलाउ नहीं करती है। लेकिन देखिए 2-3 चीजें ना आपको अपना, सबसे पहला चीज है ना आपको अपना प्रोफाइल, प्रोफेशनल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना है। एंड हाउ यू डू दैट? अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाओ, अपना गिटहब अकाउंट बनाओ, अपना हैकर रैंक पे अकाउंट बनाओ और एक्टिव हो जाओ फाइनल ईयर के बाद से, है ना। और अपना प्रोफाइल इतना स्ट्रांग बनाओ, चीजों में पार्टिसिपेट लो, गिटहब पे अपना ट्रैक रखो, डेमोस बनाते रहो। इतना बनाने के बाद जैसे कंपनी में, जैसे हर कंपनी का अपने करियर साइट होता है, ठीक है, एंड यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर देयर। आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, आप रेफरेंस डलवा सकते हो अपने फ्रेंड से जो ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई रेफर करते हैं आपको, रेफरेंस इज ऑलवेज ओपन, रेफरेंस कभी खत्म नहीं होता, रेफरेंस हमेशा ओपन होता है। तो ये ऐसा नहीं कि आपने रेफर कर दिया तो ही शॉर्टलिस्टेड, ऐसा नहीं होता। रेफरेंस करने के बाद असली चीज पिक्चर में आती है, वो आपका प्रोफाइल देखते हैं कितना स्ट्रांग है। सो यही बात आती है कि आपको अपना प्रोफाइल कितना स्ट्रांग बनाना है, आपने कितने चीजों में पार्टिसिपेट लिया है, आप कितना एक्टिव हो डेवलपर कम्युनिटी में, राइट, आपका गिटहब का ट्रैक क्या है। अब एमएनसीज हैं, उनको ये फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप कितना एक्टिव हो, ये वो नहीं हो, इनिशियली वो उनको नहीं देखते, वो नहीं देखते। अगर उन्होंने कैंपस से हायर कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज अगर आप एज ए इंडिविजुअल जा रहे हो तो फ्रेशर्स लोग के लिए, स्पेशली फ्रेशर लोग के लिए एमएनसी में डायरेक्टली जाना बहुत मुश्किल वाला काम है। क्यों काम है? क्योंकि कभी भी कंपनी ऐसे अलाउ नहीं करती अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो, जब तक आपके पास स्पेशल रेफरेंस ना हो। ठीक है, तो एमएनसीज में जाने के लिए क्या है रूल, आपको सबसे पहले या तो अगर कैंपस से प्लेसमेंट हो गए तो हो गए, नहीं तो आपने रेफरेंस दिलवाना है, या उसके बाद आपको एटलीस्ट एक इंटर्नशिप की वो होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, आपने कोई प्रॉपर जगह से इंटर्नशिप की हुई है। और उसके बाद आप जो करेंटली ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसके सर्टिफिकेशन ले लो। फॉर एग्जांपल आप क्लाउड की सर्टिफिकेशन ले लो, जो क्लाउड की सर्टिफिकेशन है बहुत जरूरी होती है आज के टाइम पे। लोग बोलते हैं कि फंडामेंटल्स का एटलीस्ट सर्टिफिकेशन ले लो, ठीक है। कुछ पे जैसे असेसमेंट वगैरह क्लियर कर लिया करो लिंक्डइन पे, जिससे आपके प्रोफाइल पे व्यूज बढ़ते हैं।
और अगर ऐसे नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी ऐसी कंपनी ज्वाइन करो, लाइक आप स्टार्टअप भी ज्वाइन कर सकते हो। और स्टार्टअप ज्वाइन करने के लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप मतलब सर्टिफिकेशन करो। वहां पे सीधा स्किल्स के बेसिस पे जाते हैं लोग, ठीक है। तो स्किल्स के बेसिस पे क्या हुआ कि आप फ्रेशर हो, ठीक है, बट आपने इतना काम खुद में किया हुआ है कि आपको ये पता है कि ये काम सारा कैसे होता है। आपने सीधा अप्लाई किया, आपके पास सीधा कॉल आएगा एंड आप सीधा इंटरव्यू, देन यू विल गेट हायर्ड, पैकेज डिस्कस करो एंड हायर्ड। काम करो वहां पे 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक आपको लगता है कि नहीं आप परफेक्ट ना हो, ठीक है, एंड यू कैन अप्लाई टू एमएनसीज। तो ये चीजें हैं। हायरिंग का प्रोसेस बस यही है कि आपको मतलब कॉलेज से निकलने के बाद अपने प्रोफाइल पे ही काम करना है, जितना स्ट्रांग आपका प्रोफाइल, और दूसरा जितने एक्स्ट्रा स्किल्स होंगे आपके पास एज पर द करंट मार्केट, ठीक है, क्या उनको चाहिए, है ना। तो स्किल्स और प्रोफाइल ही बहुत मैटर करता है एज अ इनिशियल लेवल। स्किल्स अगर आपके पास हैं, प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है तो कोई नोटिस भी नहीं करेगा, आपको कोई नोटिस ही नहीं करेगा तो फिर आपको इंटरव्यू होगी कैसे, तो वो स्किल्स धरा का धरा रह जाएगा। और अगर प्रोफाइल है स्किल्स नहीं है तो इंटरव्यू तो हो जाएगी, फिर स्किल्स का काम कहाँ आएगा फिर। तो ये चीजें दोनों फिर बहुत बाद में प्रॉब्लम आएगी। राइट। आई थिंक मैं कह रहा हूँ कि फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी अगर आपके पास स्किल नहीं है, प्रोफाइल है तो। बाद में प्रॉब्लम यही आएगी कि आप चलो किसी तरीके से हायर हो गए बट कंपनी में ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्यों? जब वहां पर रियल टाइम में काम आएगा तब फिर आप स्ट्रगल करोगे। मैंने देखा है ऐसे लोगों को फायर होते हुए कंपनी में, लिटरली, कि वो हायर हो गए हैं और विद इन 5 to 6 months दे गेट फायर्ड। तो यू नेवर लाई ऑन योर रिज्यूमे, फर्स्ट थिंग, वट एवर यू राइट, जो भी लिख रहे हो तो वो ऐसे लिखो कि मतलब आप उनको पता हो, एटलीस्ट उसका कंटेक्स्ट पता हो कि आपने उस पर काम किया, उसका लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है, ठीक है, आप उसने उस पर क्या डेमोज बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ओके। एंड लाइक इन कॉलेज लाइफ में बहुत सारे लोग प्रीफर मतलब इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि उनको डेटा स्ट्रक्चर की तरफ पूरी तरीके से मूव ऑन रहना चाहिए, पूरी तरीके से डेवलपमेंट में रहना चाहिए, या दोनों करना चाहिए। तो आप क्या सजेशन देंगे उनको? जैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं कि वो क्या चीज़ करें इन दोनों में से। डेटा स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट दो डिफरेंट थिंग नहीं है एग्जैक्टली। डेटा स्ट्रक्चर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कोडिंग विच यू हेल्प्स यू, जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हेल्प करते हैं, और आप वो डेवलपमेंट में भी यूज करते हो, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर का ना यहाँ पे हाइप ये है कि ये सिर्फ इंटरव्यू पर्पस के लिए होता है, ठीक है, कि इंटरव्यू में हो गया बस बात खत्म। मैं बताता हूँ मैंने ना कितने कंपनीज में इंटरव्यू दिया है, और उसका फॉर एग्जांपल मैंने IBM में दिया है, विप्रो में दिया है, इन्फोसिस में दिया है, एसेंचर में दिया है, इस सब में मेरा क्लियर हो गया है, बट डेटा स्ट्रक्चर इन्होंने कहीं नहीं पूछा, ठीक है। और ये सो कॉल्ड इंडिया के एमएनसीज हैं, विप्रो में भी सब इंडिया के एमएनसीज हैं, इन्होंने कहीं मेरे को डेटा स्ट्रक्चर नहीं पूछा, बट वो मेरे को हाँ कोडिंग टेस्ट देते थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो कॉम्प्लेक्सिटी निकालने वगैरह देते थे, बट डेटा स्ट्रक्चर का लाइक जो बोलते हैं ना पूरा वो लिखो, एल्गोरिदम, सॉर्टिंग, ये सर्चिंग, ये वो कहीं नहीं पूछा उन्होंने कि कैसे करते हो। बट जब हम लोग रियल टाइम डेवलपमेंट में काम करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर कहाँ हेल्प करता है? ये हेल्प करता है आपके कोड को ऑप्टिमाइज करने में, आपको अच्छा कोड लिखने में, ठीक है। क्योंकि जब आप अच्छे कंपनी में काम करते हो, एक पूरा प्रोसेस से काम करते हो, तो वहां पे क्या होता है कि आप एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं अजाइल, और इसका एक पार्ट होता है कोड रिव्यू, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं PR रिव्यू, पुल रिक्वेस्ट, ये एक टर्म है अंदर अजाइल के अंदर। तो कोड रिव्यू में क्या होता है, अदर डेवलपर्स आपके कोड को रिव्यू करते हैं, ठीक है, और वो बोलते हैं ये आपने क्या किया है, ये ऐसे नहीं होगा, ये वैसे नहीं होगा, ये तो इतना लंबा लॉजिक क्यों लगाया है, इसको अलग अलग मेथड में रिफैक्टर करो, इसमें इतना सारा लूप क्यों लगाया है, इसको ऐसे ही हो जाएगा। तो ये कहाँ से आएगा? डेटा स्ट्रक्चर आपको आएगा ही नहीं, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर आना इज अ पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट। आप ये सोच रहे हो कि मैं डेटा स्ट्रक्चर ना सीखूं, सीधा डेवलपमेंट सीखूं, तो आगे ये बहुत आपके लिए मुश्किल होने वाला है चीज। क्यों? जब एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन होती है ना, तो वहां पर आपको एक सिंगल लाइन कोड लगाने के लिए भी आपको 1 हफ्ता का टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनका कोड इतना कॉम्प्लेक्स होता है ना, अगर आपको एक कोड लगा दिया ना, पता नहीं क्या बिगड़ जाएगा, ठीक है। और आपको लगेगा कि नहीं छोड़ो, मैं उनका लॉजिक छोड़ देता हूं, अपना ही लॉजिक बनाता हूं, है ना। तो ओवरऑल तो लॉजिक बिल्डिंग है। तो आप अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हो अच्छे से कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, कहाँ पे हमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी वाले लूप्स लगाने हैं, है ना, तो कैसे सर्चिंग होती है, कैसे सॉर्टिंग होती है, और ये आप ट्रस्ट मानो डेली लाइफ में यूज करनी है आपने, डेली। अगर आप बड़े लेवल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, छोटे लेवल पे एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, आपने डेली ही यूज करनी है ये चीज।
तो डेटा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंफ्यूज ना हो। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर नहीं जानते तो आपको इतना जान लो, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ये काम डेली करना है। आप रोज इतना लंबा चौड़ा कोड लिखोगे, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, अंदर फॉर लूप घुसाते जाओगे, है ना। बाद में पता चला कोड फटता जा रहा है, आप लॉजिक घुसाते जा रहे हो, कोड फटता जा रहा है, लॉजिक घुसाते जा रहे हो, और एट द एंड वो कोड 1000 लाइन का बन गया। फिर आपका मैनेजर आपको बोलेगा इस बैठ के कोड को पूरा रिफैक्टर करो, है ना। तो अगर डेटा स्ट्रक्चर पता होता तो उस केस में क्या होता, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि इस लाइन के बाद हमें कैसे इसको ऑप्टिमाइज करना है, इसको कितने कम लाइन में लिखना है और इसको कितना एफिशिएंट है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। आप डेटा स्ट्रक्चर सीखो, डेवलपमेंट तो आप ऑब्वियसली रोज करोगे, डेटा स्ट्रक्चर सीखना ही सीखना है। ठीक है, वो आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसमें प्रो बन जाओ, ठीक है, फॉर इनिशियल डेवलपमेंट, क्योंकि मैं खुद डेटा स्ट्रक्चर में प्रो नहीं हूं। आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि मुझे भी उस लेवल का नहीं आता जितने गूगल या माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर्स या फेसबुक डेवलपर्स या अमेजन डेवलपर्स लोग करते हैं। ठीक है, मेरे को भी उस लेवल का नहीं आता, बट मेरे को उतना आता है जितना मेरे को डेवलपमेंट लाइफ में हेल्प करता है वो। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर इतना आना चाहिए एटलीस्ट। अभी हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि जैसे आपने जब स्टार्ट किया तो आपको क्या क्या चैलेंजेस लगे लाइक वेब डेवलपमेंट में, या फिर जब आपने बैकएंड डेवलपर लाइक एज अ बैकएंड डेवलपर वर्क किया तो क्या क्या चैलेंजेस आपको दिखे इसमें, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक इरिटेट किया उसको लर्न करने में, या बहुत ज़्यादा टाइम लिया? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना कि हमें उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, लाइक अगर एंड्रॉयड की बात करें तो जो हम लोग सर्विसेज के पार्ट पे आते हैं लाइक बैकग्राउंड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें बहुत ही टफ मानी जाती हैं। तो ऐसा वेब डेवलपमेंट के करियर में क्या चीज़ें रहती हैं? वेब डेवलपमेंट के करियर में सबसे जो टफेस्ट पार्ट है ना, आपको मोस्टली जावास्क्रिप्ट लगेगा। बहुत लोगों को लगता है कि यार जावास्क्रिप्ट है क्या। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्यों करना पड़ता, अभी बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट को आसान करने के लिए हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट आया है। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का अगर कोई एक पेज वाला कोड देख लेगा ना तो बोलेगा ये क्या किया हुआ है। ठीक है, अब टाइपस्क्रिप्ट बहुत ही क्लीन एंड टाइप सेफ कोड है, इसलिए उसको टाइपस्क्रिप्ट भी बोला जाता है, क्योंकि वो टाइप सेफ होता है। उसमें जावास्क्रिप्ट में कुछ नहीं होता था पहले। तो जो इनिशियल वेब, उस टाइम क्या था कि पहले जो वेब डेवलपर्स नए नए आते थे, आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने एक एग्जाम दिया था 7480 का माइक्रोसॉफ्ट का, अपने इनिशियल लेवल पे सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है। वो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट देते हैं, और वो एग्जाम देने के लिए आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको एग्जाम दे सकते हैं। मैं अपने 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद उसको दे रहा था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया, और वो पेड एग्जाम होता है 4800 रुपीज का। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया, मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया, तो सेकंड अटेम्प्ट में मेरा जाके हुआ वो एग्जाम। और जबकि सिर्फ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट होता है उसमें। अब लोगों को लगेगा कि यार इतना बेसिक चीज है, इसमें क्यों फेल हो गए? क्योंकि जावास्क्रिप्ट इतना टफ है ना, जिस बंदे को नहीं आता है उस बंदे को लगेगा कि यार वेब डेवलपमेंट बहुत बेकार है। ठीक है, तो जो मैं स्ट्रगल करता था इनिशियली, मैं इनिशियली जावास्क्रिप्ट में आया ही नहीं था, मैं सिर्फ HTML CSS पे आया था। तो मैं जब डेफ्टसॉफ्ट में था इनिशियली, सबसे पहली कंपनी में, तो वहां पर मेरे को जब प्रोजेक्ट, सबसे पहला प्रोजेक्ट असाइन हुआ ना, तो मेरे को मिल गया .NET MVC में काम मिला, API कंज्यूम करके वेबसाइट बनाने। और उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था API क्या होता है। ठीक है, तब मैंने पहले पढ़ा API क्या होता है, API से चलो मैंने बनाना स्टार्ट किया। अब हमारे पास क्या होता था ना, हमारे डिजाइनर्स हमें डिजाइन बना के दे देते थे, हमें उस डिजाइनर को इंटीग्रेट करना होता था। जो मैंने इनिशियली बताया ना, एक वेब डिजाइनर होते हैं, एक वेब डेवलपर होते हैं, तो ये कंसेप्ट वहां पे भी था। हमारे पास एक वेब डिजाइनर था जो वेब के सिर्फ डिजाइन बनाता था, HTML। ठीक है, वो HTML एंड CSS लिखता था, वो हमें देता था। अब इंटीग्रेट करने के टाइम पे क्या होता था ना, कई बार ना मैं कोई जावास्क्रिप्ट फाइल इधर उधर रख दिया। ठीक है, और क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट में कोई नॉलेज नहीं था उस टाइम, कैसे करना है नहीं करना, मेरा फ्रेशर था कंप्लीटली। तो बस वहां पे दिक्कत क्या आती थी कि मेरा कई बार एप्लीकेशन चलता ही नहीं था। ठीक है, मैं चलाई जा, अब मेरे को उस टाइम डिबग भी करना नहीं आता था, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक डेवलपर का, उसको वेबसाइट डेवलपर, उसको डिबगिंग आनी चाहिए। और वेब डेवलपमेंट में जो डिबगिंग होती है ना, हमेशा वो कंसोल में एरर देख देख के होती है कि आपके कंसोल में क्या एरर्स आए हैं, उसको रिजॉल्व करो। अब बहुत लोगों को ये टेक्निक्स पता ही नहीं होता इनिशियल लेवल पे कि क्या रिजॉल्व करें। वो अपने HTML में दिखते रहते हैं, HTML में तो कभी कोई एरर दिखाता है नहीं। ठीक है, तो वो जावास्क्रिप्ट का जो है वो मेरे को इनिशियल लेवल में बहुत स्ट्रगल हुआ था। मैंने क्या किया था, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बाद ना jQuery आया था। jQuery एक लाइब्रेरी है जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के बनाया गया है। तो मैं मोस्टली क्या करता था कि jQuery ही यूज करता था इनिशियल लेवल पे।
तो उस टाइम एंगुलर नहीं आया था, एंगुलर जेएस आया था बट एंगुलर सीएलआई नहीं आया था, एंगुलर जेएस आया हुआ था उस टाइम पे। तो हमारी कंपनी वो एंगुलर जेएस यूज नहीं करती होती थी। तो मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी ना कि एक हेल्प करने वाला भी कोई नहीं था वहाँ पे, इंटर्नशिप था, इंटर्न था मैं। तो फिर हमारी कंपनी में डॉटनेट के बंदे ही उतने ही थे, तो काम करने में बहुत स्ट्रगल होते थे। इनिशियल लेवल पे मैंने रात रात भर काम किया हुआ है ऑफिस में, एंड किसी तरीके से हमने ना फिगर आउट किया कि जावास्क्रिप्ट तो सीखना ही पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट के बिना कोई उपाय नहीं है। तो मैंने बेसिक जावास्क्रिप्ट सीखा, है ना। और ये वेब डेवलपर्स को आएगा ही स्ट्रगल, अगर आप जावास्क्रिप्ट नहीं कर रहे हो तो आप फंसोगे। अगर आप जावास्क्रिप्ट करना, वेब डेवलपमेंट में ही अपना करियर बनाना चाहते हो, तो जावास्क्रिप्ट तो भाई रख लो मुट्ठी बांध के कि वो छोड़ना नहीं जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट जितना अच्छा बनाओगे उतना अच्छा आपका वेब करियर बनेगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा थोड़ा सीख लूँ तो उससे काम नहीं चलेगा। उसके बाद फिर मेरा वही हुआ, मैंने जावास्क्रिप्ट सीखा, फिर मैंने जेक्वेरी सीखा, फिर जेक्वेरी पे काम करके मैंने उतना उतना सीख लिया था। तब तक मैं एंगुलर में कंप्लीटली स्विच कर गया था और मैंने फिर स्क्रैच से काम करना सीखा, मतलब एंगुलर पे कैसे काम करते हैं। तो उस टाइम ना एक वो कहते थे, एक कोट था काइंड ऑफ, लोग बोलते थे जिस बंदे को जावास्क्रिप्ट नहीं आती ना वो एंगुलर को टच भी मत करना, ठीक है। उस टाइम रिएक्ट नहीं आया था, ठीक है, एंगुलर था। तो उनका सीधा कहना था जिस बंदे को एंगुलर जावास्क्रिप्ट अच्छे से नहीं आती तो एंगुलर को आप टच भी मत करना। और यही चीज डराती थी मुझे कि यार मेरे को तो जावास्क्रिप्ट अच्छे से नहीं आती है तो एंगुलर पे कैसे करूंगा। और वही चीज हुआ, मैं एंगुलर में आ गया, कुछ पता नहीं प्रॉमिस क्या है, ऑब्जर्वेबल क्या है, बस मैं कोड देख देख के कॉपी पेस्ट मारे जा रहा हूँ। तो पहले महीने तो मैंने बस कोड कॉपी पेस्ट करके पढ़ा, फिर सेकंड में मैंने यूडेमी का कोर्स लिया एंगुलर का, ठीक है। एक मैक्स मिलन नाम की कोई ट्यूटर है, तो उससे मैंने पहले कंसेप्ट समझता गया क्या है, बेसिक बेसिक कंसेप्ट जो मैंने छोड़े थे। मुझे आज भी याद है, मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मेरे को सिंपली एक वेरिएबल का दिया था कि ऊपर में मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है और नीचे मैंने ऐसे असाइनमेंट की, इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने वो गलत कर दिया था, जबकि वो सबसे सिंपल क्वेश्चन था जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट थोड़ी सी दूसरे तरीके से होती है, ठीक है। तो सेम है, जैसे आप वेरिएबल असाइन करते हो वहां पे, है ना, सब कुछ सेम है। बट जब आप मतलब कंसोल में प्रिंट करते हो ना तो वहां पे कुछ और ही आता है, मतलब वो अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा था तो मैंने ना वो गलत आंसर दे दिया था उसका। तो मैंने ये भी देखी कि यहाँ वेरिएबल असाइनमेंट्स कैसी होती है एंड प्रॉपरली कैसे हम लोग ग्लोबल डिक्लेयर करते हैं, लोकल कैसे डिक्लेयर करते हैं, लेट और वेर का क्या कंसेप्ट है। ये जावास्क्रिप्ट में बहुत मैंडेटरी है पता रखना ये चीज। अगर लेट और वेर का बेसिक, लेट हो गया, वेर हो गया, कॉन्स्ट हो गया, ये तीनों कब करना है, ठीक है। तो लोकल फंक्शन कैसे बनाते हैं, वहाँ पे एरो फंक्शंस क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, ये सारी चीजें कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, तब आप मतलब इजिली जाओगे। तो मेरा तो यही था, मैंने ये बेसिक्स क्लियर किया क्योंकि यही सब तो मैं छोड़ रखा था। मैं बस जावास्क्रिप्ट का देखता था, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वही सब, अपना कभी कुछ किया नहीं। तो एंगुलर में जब आया तो मेरे को स्ट्रगल हुआ, तब मैंने फिर उस चीज को वापस से सीखा। एंड यही है, अगर एज अ वेब डेवलपर आपको स्ट्रगल यहीं पे आएगी और कहीं नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बाकी बैकएंड लैंग्वेज है, बैकएंड लैंग्वेज इज टोटली यू नो स्ट्रिक्टेड, रूल्स है वहां पे, आप उसके बिना जा ही नहीं सकते। जहां ऊप्स है वहां रूल है, ठीक है। जहां ऊप्स है वहां रूल है, जहां ऊप्स नहीं है वहां रूल नहीं है, और वहां फंसते हो। तो जावास्क्रिप्ट उस टाइम ऊप्स फॉलो नहीं करता था। अब वाले जो एडवांस जावास्क्रिप्ट आ गए हैं उसमें ऊप्स हैं, पहले लोग इतना फॉलो नहीं करते थे उसमें। वहां पे कोई क्लासेस नहीं होते थे, कुछ नहीं, ठीक है। वहां पे बस फंक्शन बनाए जाओ, फंक्शन को कॉल करे जाओ, ठीक है। तो इसीलिए लोग वहां पे काफी ज्यादा फंसते थे। अब बैकएंड, एज अ बैकएंड में आप कभी नहीं फंसोगे, क्योंकि आपको, अगर आपका ऊप्स कंसेप्ट अच्छा है तो आप अच्छे से काम करते जाओगे, एंड अगर आपका ऊप्स कंसेप्ट अच्छा नहीं है तो बैकएंड में भी फंसोगे। क्योंकि जब बैकएंड का प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना तो वो बहुत ज्यादा हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बन जाता है, क्योंकि इतने इंटरफेसेस, इतने एब्स्ट्रैक्ट क्लास इतने ज्यादा बन जाएंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा चीज कहाँ कॉल कर रही है। तो वो भी कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए, ऊप्स वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा। और इंटरव्यू में ऑब्वियसली ऊप्स बैकएंड डेवलपर को बहुत अच्छे तरीके से पूछते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और मतलब ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ जो आप लोग को नहीं करनी चाहिए एज अ बैकएंड डेवलपर, और किस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए, आपको पता चल गया होगा ये सारी चीज़ें। अभी एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया हो जिसमें लगा हो कि हाँ ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा मैसअप हो गया, या कोड जो है बहुत ही मैसी टाइप का हो गया है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस हो?
हाँ है मेरे पास, मतलब मैंने काम किया था, मतलब मैंने मेस्ड अप कोड पे ही काम किया था वो एक्चुअली। अब देखो पता है क्या होता है ना, जब आप किसी ऑलरेडी मेस्ड अप कोड पे काम करते हो एंड आपके पास स्ट्रिक्ट डेडलाइन है, तो आपके पास रिफैक्टरिंग का भी टाइम नहीं होता, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, मैं मेरे पुराने कंपनी का एक्सपीरियंस था, वो बैकएंड का ही कोड था, ठीक है। तो वहां पर ना यूआई पे बहुत सारे कंपोनेंट्स थे एंड मुझे क्या करना था, मतलब उसको सेवरल, उसमें सर्विसेज थी एंड एपीआईज का मिक्सचर था, ठीक है। अब एक एपीआई एक सर्विस को कॉल करती थी और वो सर्विस हमें रिस्पॉन्स देती थी, फिर वो एपीआई हम गेट करते थे, फिर हम फ्रंट एंड को भेजते थे। और वो एपीआई में जो सर्विस से कॉल करके आते वहां इतना डेटा आता था ना, हमें हर डेटा को सेपरेट करना पड़ता था एंड सेपरेट करने के बाद फिर उसको एक एग्रीगेट डेटा बनाना पड़ता था, उसके बाद उसको फ्रंट एंड पे भेजना पड़ता था। तो वहां पे क्या हुआ ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे करें रिफैक्टर। मैंने बस ना वही मैंने जो बताया था इनिशियली, इफ एल्स लगा लगा के मैंने कोड कर दिया था कि अगर ऐसा नहीं होता ऐसा हो, ऐसा नहीं होता ऐसा हो। मैं बताता हूँ, जितने बार भी वो डिप्लॉयमेंट जाती थी, क्यूए जितने बार टेस्ट करते थे ना, उनको हर बार कोई ना कोई इशू मिल जाता था, ठीक है। और हर बार उन्हें कोई इशू मिलता था और हर बार मैं उसको जुगाड़ लगा के फिक्स कर देता था, ठीक है। उसमें परमानेंट सॉल्यूशन कभी नहीं लगाया मैंने, ठीक है। और बताता हूँ उसका एट द एंड मैंने क्या किया था। मैंने ना वहां पे एक फीचर को ही कमेंट आउट कर दिया था, ठीक है। ये बोलते हैं कि एक आप प्रॉपर डेवलपर नहीं हो अगर आपने कभी कोई फीचर को कमेंट नहीं किया है उस बग को हटाने के लिए, ठीक है। तो मैंने उस बग को हटाने के लिए ना फीचर को ही कमेंट आउट कर दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने उसको सॉल्व कैसे किया मैं बताता हूँ। मैंने जैसे वो मेरा सिंपल एक फंक्शन था, वो फंक्शन मेरा तकरीबन बन गया था मोर देन 100 लाइंस का, और इट्स वेरी बैड प्रैक्टिस। मतलब आप 10 लाइन भी लिख रहे हो ना, तो 10 लाइन समझ लो कितना बड़ा मेथड है। अनटिल एंड अनलेस इट्स वेरी नेसेसरी, ठीक है, तब तक आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब रिफैक्टर करो अदर मेथड्स में। फिर मैंने उसके लिए वीकेंड्स लगाया, अपने वीकेंड्स पे मैंने सिर्फ खुद के लिए ही किया था, ताकि मुझे सीखना था ये चीज। तो मैंने उस मेथड 100 लाइन के कोड को मैंने ना 5-6 मेथड में कन्वर्ट किया, एक्सटेंशन मेथड्स बनाए, हेल्पर मेथड में सेपरेट किया। क्योंकि कई बार ना मैं बताता हूँ ऐसा सिचुएशन क्यों होता है, आप स्ट्रिक्टली काम कर रहे होते हैं ना, आपका कंप्लीट फोकस होता है फंक्शनैलिटी को क्रिएट करने में, है ना। तो आप वहां उतना नहीं सोच पाते। तो वो कोड इतना मेस्ड अप हो गया था, और मेस्ड अप होने के बाद फिर मतलब मेरा था ना कि अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। कोड में खुद देखता था, मतलब मैंने लिखा है ये। फिर मैंने ना चिल माइंड होके एक और डेवलपर से, सीनियर लीड से हेल्प लेके मैंने उस मेथड को रिफैक्टर किया, और करके मतलब मैंने जब उस मेथड को जब रिविजिट किया ना, तो बहुत अच्छा था। तो आइडियली क्या होता है, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था डेटा स्ट्रक्चर का, कि आपको उतना ही आना चाहिए, उतना ही नहीं, आप उतना सीख लो एटलीस्ट जितने में आप मतलब कोई कोड खराब मत करो, है ना। क्योंकि बाद में आप ही फंसोगे, क्योंकि आप जुगाड़ कभी नहीं लगा सकते कोड में कि मैंने इसको एक टेम्पररी जुगाड़ लगा के फिक्स कर दिया, क्योंकि एट द एंड कोड रिव्यू होने जाता है। तो इनिशियली क्या होता था कि मतलब हम लोग बस कोड इसलिए अप्रूव करवा देते थे कि हाँ भाई हमारी बिल्ड जानी है, ये अप्रूव कर दो वरना ये फीचर नहीं मिल पाएगा। तो वो कमेंट में डाल के रिफैक्टर इट लेटर करके वो डाल के वो अप्रूव कर देते थे। लेकिन एट द एंड आपने वो रिफैक्टर करना है, क्योंकि एक कंसेप्ट होता है कोड फ्रीजिंग का। तो कोड फ्रीजिंग तब तक नहीं होती जब तक आपका कोड प्रॉपरली रिफैक्टेड नहीं है, ठीक है। आपके प्रॉपर यूनिट टेस्ट नहीं लिखे हुए तब तक आपका कोड फ्रीज नहीं होगा। तो ये चीजें हैं, अपने ही गलती में लोग फंस जाते हैं इसमें। सो आई थिंक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। जो भी चीज़ें हम लोगों ने बात की बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत बेटर एक्सपीरियंस दे रही हैं, और लोगों को भी ये बेटर एक्सपीरियंस देंगी कि उन्हें क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, या क्या चीज़ें कैसे प्रोसीड करनी चाहिए एज अ बैकएंड डेवलपर या एज अ फुल स्टैक डेवलपर, और कैसे स्टार्ट करना चाहिए अपनी जर्नी को। अगर हम लोग इस पूरे वीडियो को रैप अप करें, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए, 1 मिनट में अगर हम लोग इस चीज़ को रैप अप करें तो क्या होगा, वो आप थोड़ा सा इसको रैप अप करके बताइए। बेसिकली मैं व्यूअर्स को यही सजेस्ट करना चाहूंगा, जो लोग अपना करियर फुल स्टैक डेवलपमेंट में बनाना चाह रहे हैं, बहुत रश ना करें। मतलब इन चीज़ों को कि मार्केट में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज है, आप हर एक चीज़ में मास्टरी नहीं कर सकते। तो आपने एक प्रॉपर चूज करना है टेक स्टैक, ठीक है, जो आप फॉर एग्जांपल आप आगे प्रोसीड करना जा रहे हो। लेकिन मेरा जो मैंने इनिशियल कंसेप्ट बताया था बेसिक,
आपने सिर्फ बेसिक पे ही फोकस रखना है। आपको ऊप्स कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ऊप्स कंसेप्ट क्लियर है तो आप जावा में भी कर सकते हो, सी शार्प में भी कर सकते हो, ठीक है। आपने अगर फिर वेब में जाना है तो वेब के लिए हमको मैंने बताया 3 की पॉइंट्स HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये 3 बेसिक्स आने चाहिए। अगर आपको ये 3 चीजें आती है तो अगर आप रिएक्ट चूज कर रहे हो तो आपको बस रिएक्ट का कंसेप्ट जानना पड़ेगा। आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं सीखना पड़ेगा फिर से। आपको बस रिएक्ट का कंसेप्ट जानना पड़ेगा। वो आप कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल उठाओगे आप चला लोगे। HTML CSS जावास्क्रिप्ट वहां पे भी है। एंगुलर उठाओगे उसमें भी HTML CSS टाइपस्क्रिप्ट है वहां। तो ये की कंसेप्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि जो भी करियर स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको जावा, आई गेस आई डोंट नो, जस्ट सेइंग एज अ मेटाफोर कि आपको जावा आनी चाहिए या कोटलिन आना चाहिए, राइट। आपको बेसिक XML या जो भी होता है वो XML, हाँ वो आना चाहिए, राइट। बेसिक्स आना चाहिए। अगर आपको एडवांस वो आ गया तो उसके बाद आप एडवांस आप कर सकते हो। जैसे अभी जेट कंपोज वगैरह चल रहा है ना, अभी फ्लटर आ गया है। तो मोबाइल डेवलपमेंट के लिए की कंसेप्ट क्या है कि ग्रेडल कैसे बिल्ड होता है ना, आपके इम्यूलेटर कैसे चलते हैं, राइट। ये सब की कंसेप्ट है मोबाइल के लिए। तो वेब में कैसे होता है कि वेब में कंपाइलेशन कैसे होती है, आपका प्रोजेक्ट बिल्ड कैसे होता है, आपके HTML कैसे चलती है ना, आपका ब्राउजर पे कैसे कौन कौन से ब्राउजर को सपोर्ट करता है नहीं करता है। तो ये सब चीज आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर बेसिक्स नहीं पता होगा तो आगे आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ऑलवेज गो फॉर बेसिक्स, क्लियर योर बेसिक्स। और उसके बाद सारे टेक्नोलॉजीज भरी पड़ी है, ठीक है। जब आपको काम करना होगा तो आपको एंगुलर पे भी करना पड़ेगा। जब आपको काम करना पड़ेगा तो रिएक्ट पे भी काम करना पड़ेगा, व्यू पे भी काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रिएक्ट का बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, एंगुलर का बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। सब मार्केट पे है, कौन सी कंपनी क्या यूज कर रही है वो उस पे है, ठीक है। तो अपना बेसिक क्लियर रखो और उसके बाद ये सब ट्यूटोरियल का खेला है। एक वीडियो ट्यूटोरियल देख लो, वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। एंड या दैट्स ऑल। सो अगर आप लोग के कोई भी फर्दर लाइक क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, या फिर आप लोग पन्नो जी से जुड़ सकते हैं। मैं इनके सोशल मीडिया के हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप लोग को यहाँ पे कोई भी गाइडेंस लेनी है इनसे तो आप लोग इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे या फिर ट्विटर पे। सो दोस्तों आई थिंक आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ लर्न करने को मिला होगा। सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले बैक एंड डेवलपर के बारे में, फुल स्टैक डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करना है। सो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।